हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। और आज हम लोग इसको समझेंगे कि क्या है। ठीक है, इसको आज हम लोग समझेंगे संविधान की प्रस्तावना को। तो अगला ये आपका चैप्टर समझ लीजिए, हेडिंग समझ लीजिए, जो भी समझना है चैप्टर कर लीजिएगा, आगे का चैप्टर। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो पहली बात तो ये कहाँ से लिया गया वो समझ लीजिए। तो वो लिया गया आपको अमेरिकी संविधान से। तो ये प्रस्तावना का जो आधार है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा देखने को मिलता है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। लेकिन इसका जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलियाई भाषा के संदर्भ में समझा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की भाषा का प्रभाव आपको इस पर देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो यह है क्या, तो बेसिकली जो संविधान का पूरा जो देख रहे हैं, संविधान का विधि जो है, व्यवस्था जो है, उस पूरे व्यवस्था का एक निचोड़ समझिए कि आप इसको पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि ये प्रस्तावना मतलब संविधान कैसा होगा। तो इसको आप जैसे ही समझेंगे, पढ़ेंगे, उसका संविधान को समझ पाएंगे, क्योंकि उस पूरे व्यवस्था का एक निचोड़ है जो यहाँ पे रखा गया है। उसी का एक डिटेल फॉर्म आपको संविधान में अलग अलग व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका क्या है। तो पढ़िए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार स्तंभ है। तो हमारे संविधान का जो नियम है, उन सब नियमों का एक स्तंभ, जो अलग अलग नियम बनाया गया है, उन सब का एक उल्लेख आपको संक्षेप रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रस्तावना में। और उसी नियम का एक विस्तृत रूप पूरा का संविधान है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ये हमारे संविधान का आधार स्तंभ है। ठीक है, इसी के आधार पे आगे इसको बनाया गया है। और एक व्यक्ति है, उनका नाम है N.A. पालकीवाला, और उन्होंने इस बारे में कहा भी है। ठीक है, कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना को उन्होंने परिचय पत्र की संज्ञा दी है। आपको एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि परिचय पत्र है, आप अपने परिचय पत्र को दिखाते हैं तो क्या होता है कि आपके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है। परिचय पत्र क्या है, आपका एक संक्षेप इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में। और फिर आगे उसको पढ़ना हो तो आपके फिर अलग जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर रेज्यूमे कह लीजिए, उसको पढ़ के पता लगा सकता है। तो उसी तरीके से ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो परिचय पत्र है। मतलब ये आपको एक इन्फॉर्मेशन, संक्षेप इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसका डिटेल फॉर्म आपको संविधान में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो भी है उसका मतलब वो संविधान में उसी का एक व्यवस्थित, ये विस्तृत रूप आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए उन्होंने N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दिया था। तो ये जो आधारभूत, ये दार्शनिक राजनीतिक जो व्यवस्था है उस सब का एक आधार स्तंभ, हमारे संविधान का आधार स्तंभ इसको माना गया है प्रस्तावना को। इसी को संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं, जो है संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक है, तो कुंजी का मतलब समझते हैं, जो की का रोल होता है, क्या होता है। जैसे ही आपकी गेट खोलेंगे, की रहेगा आपके पास, गेट खोलेंगे, गेट का जैसे ही खोलेंगे आप फिर अंततः पूरा इंटर कर जाएंगे रूम में, फ्लैट में, जो भी आपका है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, जैसे ही आप इसको देखेंगे उसके बाद ये पूरा जैसे इसको समझेंगे, उसके बाद वैसे आप पता चल जाएगा संविधान में क्या क्या होने वाला है। इसीलिए इसको संविधान की प्रस्तावना का कुंजी कहा गया। इसको पढ़ने के बाद आपको संविधान को समझने में हेल्प, सहायता मिलेगा कि संविधान इसी बातों पे चलेगा जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इसीलिए इसको प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। और ये उदय कैसे हुआ, आया कैसे, तो ये 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में इसको लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पे उदय कहिए, ठीक है, वहाँ से निकला है, पहली बार निकला था, इस प्रस्तावना को लाया गया था, इस प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। यह पहले भी संविधान निर्माण वाले टॉपिक में एक पॉइंट के रूप में देखे होंगे। ठीक है, और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना पेश करने के बाद से ये कहने का मतलब ये है, इसका हम थोड़ा डिटेल करवा दिए थे इसको। तो इसको उद्देशिका भी कहते हैं, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि प्रस्तावना उद्देशिका दोनों अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका, तो उद्देशिका भी कहकर संबोधित करते हैं। कुछ जो ज्ञानी लोग हैं राजनीतिक विज्ञान के, उनका कहना है कि प्रस्तावना तब तक था जब प्रस्तावित था। प्रस्तावित मतलब आपने एक फॉर्मेट लिखा, ठीक है, प्रस्तावित है, अब जैसे ही वो पास हुआ, पास होने के बाद क्या बन गया, वो उद्देशिका का भाग बन गया, पेश करने का, पारित होने का दूसरे उद्देशिका बन गया। वो लॉजिक देते हैं। ये बात सही है कि इसके बारे में दो नाम मिलता है, प्रस्तावना और उद्देशिका मिलता है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब तक प्रस्तावित था, जब प्रस्तावित उसको पेश किया गया संविधान सभा में और पारित हो गया तो उद्देशिका का स्वरूप धारण कर लिया। ठीक है, उद्देशिका उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य से आगे कि संविधान का उद्देश्य ये है, कहने का मतलब ये है।
ये अभी जो पहले आपको बात होता है, एन ए पालके वाला ने प्रस्तावना है जी, यहाँ पे नौ लगा लीजिएगा, ठीक है। एन ए पालके वाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है, भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है, जो आपको पहले बताए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे जो है वो देखिए, उसमें आपको प्रस्तावना में जो लिखित शब्द है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा कि क्या क्या प्रस्तावना के शब्द हैं, उसको समझने के लिए पहला जो शब्द है उसमें ये आपको ये लिखा मिल जाएगा, हम भारत के लोग, ठीक है। और हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या अर्थात भारत के लोगों द्वारा ही संविधान को बनाया गया, स्वीकार किया गया तथा स्वयं के ऊपर लागू किया गया। इसका जो पूरा हेडिंग है उसमें ये लिखा रहता है, हम भारत के लोग डैश अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, किसको, संविधान को करते हैं। तो उसका मतलब यह है कि भारत के लोगों द्वारा ही संविधान को बनाया गया है, स्वीकार किया गया तथा स्वयं के ऊपर लागू किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया है, उसको स्वीकार किया है और खुद के ऊपर ही लागू किया है, इसी के लिए यहाँ एक शब्द मिलता है, हम भारत के लोग, ठीक है। अगला जो शब्द देखते हैं, नीचे चलते हैं, और अगला शब्द है आपका कि संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न व संप्रभुता। ये पूरा एक शब्द है और इसका मतलब ये है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक एवं विदेशी मामलों में बिना किसी, यहाँ पे किसी लिखा हुआ, ठीक है, बिना किसी, ये आप ऐड कर लीजिएगा, वो मुड़ा हुआ है, बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो, ठीक है, सक्षम होता है। तो इस वाले में संप्रभुता का मतलब यही है कि आप किसी के दबाव में भी काम नहीं करते, आप अपने स्तर पे ये बाहरी या आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। तो किसी प्रकार का निर्णय लेना हो तो निर्णय लेने में आप स्वतंत्र होते हैं, आप किसी के दबाव में काम नहीं करते, इसलिए यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा गया है, ठीक है। आंतरिक स्तर पर अलग मामला हो सकता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, ये सब मामला हो सकता है। बाह्य स्तर पे आप किसी शत्रु राष्ट्र से ये जो है या फिर मित्र राष्ट्र संधि वगैरह, इन सब मामलों में आप अपने स्तर पे जो भी आपको लगता है उचित वो करते हैं, ठीक है। अगला शब्द है वो है समाजवादी। ये शब्द है, छोटा छोटा आप हेडिंग बना लीजिएगा, ठीक है, नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 जैसे भी करना हो। समाजवादी, और इस व्यवस्था का मतलब बेसिकली ये है कि जो संसाधन है, संसाधन का बंटवारा कैसे हो उसके बारे में व्यवस्था बात करता है। मूल संविधान में शब्द के बारे में कोई चर्चा नहीं मिलता था, इस बारे में आपको, इसको बाद में ऐड ऑन किया गया है, पहले इसमें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। तो इसका डिटेल आप देखेंगे तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन और आय के स्रोत पर राज्य का नियंत्रण हो, जिसके माध्यम से राज्य विनिमय करते हुए उनके न्यायपूर्ण विवरण को सुनिश्चित करता है, ताकि हर व्यक्ति को आधारभूत मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य भूमिका निभा सके। इस पूरे जो ज्ञानबाजी है इसका मतलब ये है, ठीक है, कि समाजवाद ये कहता है कि जो संसाधन है, संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि संसाधन का बंटवारा सही तरीके से उन व्यक्तियों तक हो जो सही में उसका उपयोग, ये लाभ, मतलब ज़रूरत हो उनको, उनके स्तर तक बंटवारा होना चाहिए। पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जिसको जितना क्षमता होगा उतना कमा लेगा, लेकिन और उतना संसाधन का उपयोग कर लेगा, जितनी क्षमता होगा उतना, ठीक है। जैसे आप कोई अच्छी 4 व्हीलर का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब उसके पास क्षमता है, वो भी एक संसाधन ही है, हमारे यहाँ का संसाधन से बनाया गया है। तो उस तरीके से कोई अच्छा खाना खा रहा है, प्रकृति से अच्छी चीज़ों को ले रहा है, तो पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट उस तरीके से। यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था में कहा गया कि जो संसाधन है उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, और सरकार उसको, यहाँ पे राज्य शब्द जो है वो देश के लिए लिया गया, सिर्फ आप ये भारत के, ये बिहार से या यूपी जी सबसे नहीं समझे, ठीक है। तो राज्य विनिमय करते हुए, विनिमय का मतलब रेगुलेशन करते हुए, विनियमन करते हुए, और विनियमन का मतलब रेगुलेट करना, कि आप कितना किसको देना आप रेगुलेट करिए, रेगुलेट करते हुए न्यायपूर्ण वितरण, 1 मिनट जी, यहाँ विवरण लिखा हो, विवरण को आप वितरण कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ये वितरण है, ये वॉ को तय कर लेना है, वितरण कर लीजिएगा। वितरण को सुनिश्चित करता है ताकि हर व्यक्ति को आधारभूत मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में राज्य अपनी भूमिका निभा सके। समाजवादी व्यवस्था में संसाधन पर राज्य का नियंत्रण हो, राज्य उचित तरीके से बंटवारा करे, इस व्यवस्था का बात किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको कब लाया गया था? मूल संविधान में था नहीं, ठीक है, इसको जोड़ा गया है। यहाँ पे आप वितरण कर लीजिएगा, याद ध्यान रखना है आपको, ये जो शब्द है उसको आपको वितरण कर लेना है।
विवरण के जगह पे। मूल संविधान में शब्द था नहीं, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और भी शब्द को जोड़े गए थे, इसमें से एक शब्द ये भी था, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द का एक और रूप है जो यहाँ पर चर्चा तो नहीं है, लेकिन वह साम्यवाद। साम्यवाद के बारे में कहता है कि साम्यवाद कहता है देखो भाई साहब, जो ये समाज है, ये जो लोग हैं ज़रूरतमंद लोग, उनके पास कितना काम करते हैं नहीं करते उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको जितना ज़रूरत है भाई खाना पीना खाओ, ऐश करो, ठीक है, काम जितना मन है करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था ये कहता है, समाजवाद कहता है कि जितना ज़रूरत होगा उसको वितरण किया जाएगा। तो रेगुलेशन में उस पर भागीदार किसका होगा? सरकार का होगा। साम्यवाद सरकार को नहीं मानता है, कहता है जिसको जितना ज़रूरत होगा उतना ही उपयोग करेगा, चाहे वो बेगाड़ी खटते रहें, ठीक है। मतलब आप फालतू में बैठे हुए हैं लेकिन आपको खाने का मन है 10 रोटी तो खाइएगा फ्री फोकट में। तो ये व्यवस्था साम्यवाद की बात करता है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करिए और आपके क्षमता के अनुसार से काम करिए। कहने का मतलब ये है जितनी क्षमता है काम करिए, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना उपयोग करिए। ठीक नहीं लगता है व्यवस्था, क्योंकि फिर आदमी काम ही क्यों करेगा जब हर कोई एक बराबर हो जाएगा। तो हर कोई चाहेगा कि हम आराम से बैठे खाएँ, मजे मौज मनाएं। अगला जो टर्म है वो है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। इसको आप पहले भी समझे विशेषता में, ठीक है, आज भी समझ लीजिए। डेफिनेशन देख लेते हैं। पर ये पंथ निरपेक्ष तात्पर्य राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। लेकिन वही बात कि राज्य किसी भी धर्म को घोषित नहीं करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य क्या होगा? न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल हो के बात करेगा, ठीक है। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं। राज्य ये नहीं कहेगा कि आप इस धर्म से हैं तो हम आपको ये चीज़ सुविधा नहीं दे रहे हैं, वो किसी को ऐसा नहीं कहेगा। तो ना तो अपना वो धर्म घोषित करेगा कि हम इस धर्म के हैं, मतलब हमारा राज्य का इस धर्म होगा, ठीक है, और ना ही किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पे कोई भी अधिकार देने से वंचित किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा। ये ध्यान रखना होता है राज्य को, ठीक है। इसी व्यवस्था को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेकुलर, ठीक है। और अलग अलग राज्य भी होते हैं, अलग अलग आपको राज्य मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था चलता है। मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था, ठीक है, इसको बाद में एड ऑन किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में शब्द को जोड़ा गया था। मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान वैसा नहीं था, कभी भी हमारे संविधान में ऐसा घोषित थोड़ी किया गया। अब ये देखो 1976 में ऐड किया गया, ये कभी ऐड किया? 1976 में ऐड किया गया। ऐसा थोड़ी था कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमारे यहाँ ऐसा कोई धर्म आधार था कि हाँ इस धर्म को मतलब राज्य धर्म घोषित किया था। उस समय भी नहीं था। जब सोमनाथ मंदिर का जब ये उद्घाटन होने की बात आया था तो उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। उनका कहना था कि हम किसी धर्म विशेष के प्रधानमंत्री तो हैं नहीं, प्रधानमंत्री हम पूरे देश के लिए, और किसी धर्म विशेष के समारोह में जाना हमको ठीक नहीं लगता। उनका अपना व्यक्तिगत विचार था, ठीक है। तो उन्होंने नहीं गए थे। तो आपको एक स्वरूप देखने को मिलता है धर्मनिरपेक्ष का, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का ये स्वरूप था। पहले भी हमारे यहाँ राज्य में 1976 से पहले ऐसा कोई नहीं था, लेकिन 1976 में फिर भी इस शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग को क्या ही पढ़ना है, हम लोग को तो पढ़ना है। इसके लिए थोड़ा बहुत लोग दोष देते हैं इंदिरा गांधी को कि उनके समय पे जोड़ा गया, उन्होंने दबाव में जोड़ा था। यदि आपने ताशकंद फाइल वगैरह देखा हो मूवी तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कैसे दबाव बना के जुड़वाया गया था। लेकिन हमें वैसा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको तो पढ़ना है बस। चलो जी देखो, अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ है शासन संचालन की शक्ति भारत की जनता में निहित होती है। शासन व्यवस्था कौन संचालित करता है? जनता करती है। इसके बारे में आपको बताएं भी हैं डिटेल। हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को डिस्कस किए थे जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, भारत की राज्य व्यवस्था एक परिचय। उस चैप्टर में पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है, एक बात और, पॉलिटी का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाके पॉलिटी का चैप्टर वाइज आप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास, जो भी आप लोग पहले से शुरू से नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आधार अर्थ है वो उसमें शासन संचालित शक्ति किसके पास होता है? जनता में निहित होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला जो टर्म है वो गणराज्य है। गणराज्य व्यवस्था में राज्य का प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है, जो आपको बताएं हैं, और हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ क्या है इसको भी हम डिस्कस किए थे बहुत डिटेल में। कहाँ पे? उस वाला टॉपिक में, वो राज्य व्यवस्था एक परिचय वाले में। हेड ऑफ स्टेट क्या है? हेड ऑफ स्टेट जो हमारे राज्य का प्रमुख पहला जो व्यक्ति है, जो राष्ट्रपति है, उसका क्या होता है? चुनाव होता है। तो इस व्यवस्था को बोलते हैं गणराज्य, ठीक है। और जो व्यवस्था हमें इस तरीके का व्यवस्था नहीं देखने को मिलता है, जो प्रमुख व्यक्ति है वो वंश के आधार पर होगा, उसको गणराज्य नहीं कहते हैं। इसी को आप गणराज्य को ही गणतंत्र भी कहते हैं। तो दोनों सेम शब्द हैं, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। तो जो राज्य का प्रमुख है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। बेसिकली कहने का मतलब है जनता नहीं कहते, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, इसीलिए कहा गया अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है न्याय, और न्याय का मतलब है सामाजिक आर्थिक न्याय से लिया गया है और राजनीतिक न्याय से लिया गया है। तो न्याय का मतलब इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। न्याय इन तीनों तत्वों को 1917 में रूस की क्रांति से लिया गया था। न्याय के जो ये 3 तत्व थे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, इसको कहाँ से लिया गया है? ये 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। तो अलग अलग न्याय के बारे में समझ लेते हैं। न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, आधार के लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि आप उस किसी समाज वगैरह में रहते हैं तो आपके साथ न्याय का मतलब ये है कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस लिंग से हैं, किसी व्यक्ति के ये अधिकार नहीं है कि आपके साथ कोई भेदभाव करे। ठीक है, आप किसी भी लिंग, धर्म, जाति से हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये समाज के आधार पर आपको भेदभाव करने से बचाया गया है। तो ये न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तो उसके पास जो न्याय अधिकार होंगे वो सामान्य राजनीतिक अधिकार होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कि ये धर्म, जाति, संप्रदाय से तो आपको राजनीतिक अधिकार से वंचित किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या है कि वोट देने का अधिकार आपके पास राजनीतिक अधिकार है, किसी सरकारी दफ्तर में जाने का अधिकार वो राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे जो अधिकार है आपको वो उससे वंचित नहीं किया जाएगा। तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है, इसका डिफिनीसन ये है कि इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है आर्थिक न्याय। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ आर्थिक कारकों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक कारक का मतलब ये है कि आपके पास कितना पैसा है, नहीं है, पैसा समझते हो ना, कितना पैसा है, नहीं है, उसके बारे में, उसके आधार पर ऐसा नहीं कि भेदभाव किया जाए कि आप गरीब है, अमीर है। तो ये अब जैसे आप एक कैरेक्टर का नाम जानते हैं, पंचायत वेब सीरीज़ में विनोद नाम का कैरेक्टर था। तो विनोद और ज़रूरी नहीं कि जो वो सलमान खान है, दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो सबके साथ सेम व्यवहार किया जाएगा यदि वो नियम के अनुसार है। तो सलमान खान के साथ भी कई कानून लागू करना, उस पर तो कार्रवाई करना हो तो सेम होगा जो उस विनोद के साथ होगा। ठीक है, नाम से बहुत नहीं लेना देना, ये कैरेक्टर के बेस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ भी सेम कार्रवाई होगा। कोई कानूनी कार्रवाई करना हो तो सलमान खान के साथ, उस विनोद के साथ। ठीक है, तो बेसिकली वो ये नहीं देखा जाए कि वो अमीर है या गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो वो अधिकार की बात करते हैं। तो आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है किसी के साथ किसी भी प्रकार का पैसा के आधार पर कि उसके पास कम पैसा, ज़्यादा पैसा, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला शब्द है स्वतंत्रता, और इसका अर्थ क्या है तो देखो, स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध, निषेध, उससे संपूर्ण विकास का अवसर उपलब्ध करना इत्यादि। तो किसी भी प्रकार का गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकते आप। ठीक है, प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं उसको, और उसके विकास का अवसर उपलब्ध कराना ही आपके पास स्वतंत्रता का मतलब होता है। एक शब्द समता, इसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध करना। ठीक है, तो ये नहीं कि हाँ वो इस वर्ग विशेष का है इसलिए, तो समान है, हर व्यक्ति समान है। ठीक है, तो ये किसी के साथ भी अलग तरीके का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगला शब्द है बंधुत्व। इसका अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने की भाव को जागृत करना और भाईचारे का विकास करना। तो हर व्यक्ति जो नागरिक है वो उसके जो एक होने की भाव है उसको बनाए रखना है और भाईचारे का विकास करना। बंधुत्व का मतलब ये है न कि लड़वाते रहना कि तुम अलग हो जाओ। ठीक है, वो बात ठीक लगता नहीं है, समझ रहे हैं आप। अगला जो शब्द है इसी में आपको यहाँ पे ऐड करना है, जो बात यहाँ लिखी जानी चाहिए थी वो नीचे लिखा गया है, तो ये बात आपको पहले ऊपर ऐड कर लेना है। ये एरो दिया हुआ है, एरो का मतलब इस बात को यहाँ ऐड करना है। ऐड क्या करना है, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, वो वहाँ पे लिख लेना। तो न्याय वाला जो बात था वो रूसी क्रांति से लिया गया, ऊपर आप देखे थे, और जो शब्द लिया गया है ये प्रस्तावना में वो यहाँ से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, आपको याद रखना है। अब हम लोग व्यक्ति की गरिमा की बात कर लेते हैं, डिग्निटी ऑफ पर्सन। और व्यक्ति की गरिमा में क्या है कि जो व्यक्ति के मुंशी के अनुसार व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है कि यह कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक
की मौजूदगी की सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व पवित्र होता है। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति पे किसी तरीके का आरोप लगाने से बचें। सबका एक जो व्यक्तित्व है वो पवित्र है, तो व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखना जरूरी है। और यही गरिमा जब कभी कभी पास ऑन हो जाता है, कोई जब बहुत ज़्यादा ये करता है, तो फिर एक अपने मानहानि का मुकदमा सुना होगा, ये कुछ उसी का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें उस पर्सन की डिग्निटी को चोट पहुंचा जाता है। तो कहने का मतलब वो है। तो आप व्यक्ति हैं, व्यक्ति के साथ साथ आपकी एक गरिमा है, आपका रिस्पेक्ट है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, जो भी है वो सब का भी सम्मान करना होता है। चलो जी आगे देखिएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता में क्या है, तो आप ये जो शब्द है इसको बाद में समझ लेंगे। मौलिक कर्तव्य, इसमें यह कहा है कि मौलिक कर्तव्य के तहत प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। यहाँ इसको संदर्भ को जोड़ के देखा गया, मौलिक कर्तव्य में यह बात लिखा गया है। तो ऐसे आप समझिए कि राष्ट्र की एकता अखंडता का मतलब ये है कि आप जो राष्ट्र है, हमारा देश है, उसके किसी भी तरीके का वैसा कोई बयान या किसी भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारा राष्ट्र अलग हो, ठीक है। तो उसकी एकता बनाए रखने में, उसको एकजुट बनाए रखने में और उसको अखंड बनाए रखने में, मतलब उसका खंडन न हो, उसको बनाए रखने में आप सहयोग करेंगे। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, इसकी चर्चा आपको मौलिक कर्तव्य में भी देखने को मिलता है। वैसे भी शब्द को यहाँ पे भी जोड़ा गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में ये जोड़ा गया था। इससे पहले क्या शब्द था? इसके पहले सिर्फ एक शब्द था, एकता। और एकता को ही उसके स्थान पे, एकता के स्थान पे दो, मतलब एक शब्द तो पहले से था ही, अखंडता शब्द को भी दो को साथ मिला के रखा गया। कहने का मतलब एकता तो था ही, लेकिन एकता के स्थान पे क्या किया गया? एकता व अखंडता। तो नया कोई कौन सा शब्द आया? तो सिर्फ अखंडता नया शब्द आया, बाकी एकता तो था ही। तो एकता व अखंडता शब्द को उसके जगह पे रखा गया। कब रखा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा रखा गया था। तो हमेशा ऐसा कृत्य करना है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य इसलिए जोड़ा गया इसको, क्योंकि आपका कर्तव्य होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का कि आपके अधिकार तो हैं, लेकिन आपका कर्तव्य भी तो बनता है कुछ राष्ट्र के प्रति। तो आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि आप वैसी कोई बातचीत नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की एकता, मतलब जो यूनिटी है, उसमें कोई ठेस पहुँचे। और अखंडता मतलब जो उसका खंडन हो रहा है, मतलब खंडन होने से बचाना है, कभी भी खंडन होने की बात नहीं करना है। जैसे कोई देखते हो राजनेता कोई धर्म विशेष पे बात करता है, उससे क्या होगा? सामाजिक में अखंडता, एकता और अखंडता की बात हो जाएगी, क्योंकि लोग अलग अलग मुद्दों पे लड़ते रहेंगे अपने ही बीच में, तो वो एक अलग भाव आएगा, ठीक है। इसलिए उसको बचाना है, ये कर्तव्य लोगों का था। और ये कब जोड़ा गया था? अखंडता शब्द को, एकता तो था ही पहले से, एकता और अखंडता शब्द को एक साथ करके 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ये जो आपका प्रस्तावना है वो ख़त्म हो जाता है। आगे हम लोग कोई और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करिए, समझिए, पढ़िए। बाय बाय।